तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक ऐसे अकेडमी गुलफाम अली राजी में। फिर से एक क्लास लेकर आ गए आपके सामने। हिस्ट्री क्लास चल रही है, हिस्ट्री की 24वीं क्लास है जिसका पार्ट 4 है और मौर्य एम्पायर के बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। शायद पार्ट 4 में ये मौर्य एम्पायर निपट जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो यहाँ तक हम लोग आ गए थे, इससे आगे चलते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिए। अब हम पार्ट 4 की बात करेंगे। यहाँ से आपको पता है सांची स्तूप। सांची स्तूप जो है आपसे पूछेगा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और थोड़ा अंदर जाएगा तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ठीक है ना। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। अच्छा, यहाँ पर कुल 3 स्तूप मिलते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा है, एक छोटा है, एक मीडियम साइज़ का। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो स्तूप है, यहाँ पर कुल 3 स्तूप मिलते हैं। सबसे बड़ा जो स्तूप है उसको बनाने की शुरुआत की थी अशोक ने, पूरा बाद में दूसरों ने किया, है ना। कभी कभी आया था अशोक ने बनवाया, चलो ठीक है, लेकिन इसको जैसे कुतुबुद्दीन ने शुरुआत की थी ना कुतुब मीनार को बनाने की, पूरा दूसरों ने किया था। उसी तरह से इसको बनाने की शुरुआत की थी अशोक ने, पूरा दूसरों ने किया था। उसके बाद जो है धर्मराजी की स्तूप, धर्मराजी की स्तूप, ये 2 जगहों पर है। एक है तक्षशिला में और एक है सारनाथ में। एक तक्षशिला में और एक सारनाथ में। इसमें इन दोनों को भी अशोक ने ही शुरू किया, पूरा दूसरों ने किया, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अब जो अशोक के जो स्तंभ हैं ना, अलग अलग जगहों पर अशोक के स्तंभ लेख मिले हैं, अशोक के स्तंभ मिले हैं, जिन्हें हम अशोक की लाट भी कहते हैं आमतौर पर। तो उनके टॉप पर अलग अलग जानवरों की मूर्तियां बनी हुई हैं, अलग अलग पशुओं की मूर्तियां बनी हुई हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसमें सवाल पूछ देता है कि अशोक के फला जगह से मिले स्तंभ पर कौन सा जानवर बना हुआ है। तो जैसे आप देखें, आप तो जो आपका सारनाथ का स्तंभ है, उसके स्तंभों पर शेर भी है, हाथी भी है। वैसे तो लोरिया राज और लोरिया नंदनगढ़ दोनों के सिर पे जो है, दोनों स्तंभों के टॉप पर जो है वो सिंह बना हुआ है। यहाँ पर जानबूझ के मैं कुछ को स्किप कर गया हूँ, थोड़ा सा रिस्क लिया है मैंने, क्योंकि आपको याद भी कराना है। मैंने उनको लिखा है जो आमतौर पर वो एग्जाम में पूछता है, सारों को मैंने नहीं लिखा है। तो जैसे संकिसा से अशोक का जो स्तंभ मिला है उसके ऊपर बना है हाथी, ठीक है, संकिसा से, ठीक है ना। लोरिया राज, लोरिया नंदनगढ़ से जो स्तंभ उसके मिले हैं उसके ऊपर बना है सिंह, यानी कि शेर। और ये खूब पूछता है, सारनाथ जो वाराणसी के पास जो सारनाथ है, वहाँ पर जो अशोक का स्तंभ है उसके सिर पर 4 शेर बने हुए हैं टॉप पर। यही है अशोक की लाट। भारत का जो राज चिन्ह है ना, जिसे हम कहते हैं अशोक की लाट। क्वेश्चन आता है भारत का राज चिन्ह क्या है, अशोक की लाट। कहाँ से लिया गया, सारनाथ स्तंभ लेख से, ठीक है ना। किसका है ये सारनाथ स्तंभ, अशोक का। अब ये जो आप देखना ना सिक्कों पर या नोटों पर देखना, वो अशोक की लाट बनी हुई है, अगर कभी गौर से देखो तो आप, तो वो एक्चुअली अशोक का स्तंभ है। उसके टॉप पर 4 शेर हैं, लेकिन आप फोटो देखोगे तो उसमें आपको 3 ही शेर दिखाई देंगे, पीछे वाला शेर हमको दिखता नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से जाके देखोगे उसको तो 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं में उनका मुंह है। अब यहीं पर आपसे देखो क्वेश्चन पूछेगा कि उसके ऊपर 4 शेर हैं। सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है वही भारत का राज चिन्ह है, उसी को अशोक की लाट कहते हैं। इसके टॉप पर चारों दिशाओं में मुँह किए हुए 4 शेर बैठे हैं, है ना। अभी संसद भवन का उद्घाटन हुआ था तो उसमें भी है ना, वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से एक शेर लिया गया है ना। उसमें विवाद हो गया था कि भाई इसका जो है कि रूप आपने बदल दिया, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो वही वाला था। तो अब इमरान जी हमें बताएंगे, जो कि व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, ये जो 4 दिशाओं में मुंह कर रखा है इन शेरों ने, 4 दिशाओं में मुंह कर रखा है, तो 4 दिशाओं में शेरों का मुंह है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अशोक का जो साम्राज्य है वो चारों दिशाओं में है ना। ना हाँ पांडे जी आप बताओ। हाँ तब सुमा बताओ। हाँ, शक्ति की धर्म पर विजय ना, तुम्हें कुछ नहीं आता। हाँ हाँ कीर्ति, चारों दिशाओं में शेरों का मुंह है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है कि धम्म का प्रचार प्रसार, धम्म का प्रचार प्रसार चारों दिशाओं में हो रहा है। शक्ति मत कहना, धम्म का प्रचार प्रसार चारों दिशाओं में हो रहा है। अब शेर के मस्तक पर, अब यहाँ पे जो शेर है ना, इन सभी के मस्तक पर यानी कि माइंड पर, माथे पर, यहाँ पर वो बना हुआ चक्र। उस चक्र में कितनी तीलियाँ, मैंने लिख भी रखा होगा। चक्र में जो तीलियाँ कितनी हैं, 32 हैं, 32 तीलियाँ हैं ना। तो उनके, हाँ हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र, उसमें 32, हमारा जो तिरंगा है, तिरंगे के बीच में चक्र है, उसमें कितनी तीलियाँ है, उसमें 24 है, ध्यान रखना, है ना। हमारा जो तिरंगा है
उसमें जो चक्र है उसमें 24 तीलियां हैं। अशोक की लाट में जो शेर बने हुए हैं, शेरों के ऊपर जो चक्र है उसमें 32 तीलियां हैं, ठीक है ना। और उनके सिरों पर चक्र बनाने का मतलब क्या है? उनके सिरों पर चक्र बनाने का मतलब है शक्ति पर धर्म की विजय, शक्ति पर धम्म की विजय। यानी कि जिसको आप शक्ति से नहीं जीत सकते उसे आप धम्म से जीत सकते हो, अर्थात धम्म श्रेष्ठ है, शक्तिहीन है उसकी तुलना में। शेरों के मस्तिष्क पर चक्र बना होने का मतलब है कि शक्ति पर धर्म की विजय। यहीं पर एक बौद्ध धर्म में आता है। बौद्ध धर्म में चक्र का मतलब क्या है? इमरान जी आपकी तरफ से सुन रहे? तो बौद्ध धर्म में चक्र का मतलब क्या है? प्रथम उपदेश। महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया जिसको कहा गया धम्म चक्र प्रवर्तन, इसका प्रतीक है चक्र। ओके, अब अशोक की लाट या सारनाथ का वाराणसी स्तंभ जिसके ऊपर 4 शेर बने हुए हैं जो चारों दिशाओं में हैं, सभी शेरों के माथे पर चक्र बना हुआ है। अब आपसे ये भी पूछेगा कि इस स्तंभ के नीचे पौड़ी में या बेस में, आधार में कौन कौन से पशु हैं, है ना। मैंने लिखा है कि यहाँ पर, ये लिखना भूल गया हूँ मैं। इसके बेस में कौन कौन से पशु हैं? वृषभ है, हाथी है, घोड़ा है, ये आप लोग देख लेना, ठीक है ना। अच्छा, इसके अब जो अशोक की लाट है उसमें नीचे लिखा हुआ सत्यमेव जयते। क्या लिखा हुआ है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में, ठीक है ना। पाली प्राकृत संस्कृत नहीं, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। कहीं उसको मंडूकोपनिषद कहता है, कहीं मुंडकोपनिषद रहता, जो भी है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर शेर जो है किसका प्रतीक है? शेर जो प्रतीक है बौद्ध धर्म में, महात्मा बुद्ध जब बुद्ध हो गए, महात्मा बुद्ध जब बुद्ध हो गए यानी कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो महात्मा सिद्धार्थ का बुद्ध हो जाना यानी कि ज्ञान प्राप्त हो जाना, उसका प्रतीक है शेर। अब कहते हैं कि जो जब महात्मा बुद्ध की पैदाइश से पहले उनकी मम्मी, आप पानी पी लो बॉस आराम से, कोई दिक्कत नहीं, और मैं आपको आज मेडिसिन भी देके जाऊँगा, ठीक है। महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले उनकी मम्मी को एक सपना दिखाई दिया, उस सपने में देखा कि हाथी आ रहा है, वो हाथी उनके गर्भ में आकर के समा जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से बौद्ध धर्म में हाथी जो है महात्मा बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, ठीक है ना साहब। और घोड़ा उनके घर छोड़ने का प्रतीक है, घोड़ा जो है उनके घर छोड़ने का प्रतीक है। और चक्र जो है किसका प्रतीक है? धम्म चक्र प्रवर्तन, जो उन्होंने पहला उपदेश दिया उसका प्रतीक है चक्र, जिसको कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है ना। स्तूप उनकी मृत्यु का प्रतीक है, स्तूप जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक है। और उनके पैरों के निशान या पद चिन्ह जो हैं वो निर्वाण का प्रतीक है, पैरों के निशान या पद चिन्ह जो हैं वो निर्वाण का प्रतीक है, ठीक है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर जो है पाटलिपुत्र का राजप्रसाद। अब मैं ना बहुत लेट हो गया हूँ लेकिन मैं इसको ख़त्म करके चलूँगा, ठीक है। तो पाटलिपुत्र का राजप्रसाद एक्चुअली क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना महल बनवाया था जो कि विशाल महल था। फाहियान ने ये महल देखा था, फाहियान ने महल देखा, उसने कहा ये महल इतना विशाल है कि ये इंसानों ने तो नहीं बनाया होगा, दैत्यों ने बनाया होगा। तो इस तरह जो महल जो था चंद्रगुप्त का पाटलिपुत्र में, लकड़ी का विशाल महल था, इसमें हजारों पिलर या हजारों खंभे लगे हुए थे, ये लकड़ी का बना हुआ था। कहते हैं कि इस तरह के महल जो थे ईरान में हखामनी वंश के राजा बनाते थे, तो ईरान में हखामनियों की नकल पर ये बना था, ठीक है। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में, ठीक है। अर्थशास्त्र में कुल 15 भाग हैं, ये राजनीति और प्रशासन का है, राजनीति और प्रशासन से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कि जो 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपदों की बात कर रहे थे, उसके बारे में हम अलग से ही बात करेंगे, बट इसमें बताते चलें कि जो 16 महाजनपद हैं उनका लिस्ट, उनकी सूची मिलती है अंगुत्तर निकाय में। इनमें सबसे श्रेष्ठ था मगध, इनमें सबसे दक्षिण में था प्रतिष्ठान, सबसे उत्तर पश्चिम में था कंबोज जिसकी राजधानी हाटक, ठीक है ना। गंधार की राजधानी तक्षशिला, और खैर ये इसमें सब गुड़ गोबर हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग आपसे अलग वीडियो मिलते हैं, और वो वीडियो होगी हिस्ट्री की 25वीं, जिसमें हम जो 16 महाजनपद हैं उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू।